हेलो फ्रेंड, CGPS से हैंड राइटेड नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, शिक्षक भर्ती CG टेट दोनों के लिए स्पेशल एक मैराथन प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। आप सभी ने बार बार हमको मैसेज कर बोला था सर रिवीजन के लिए कुछ नया कीजिए, तो आप लोग के रिवीजन के लिए फिर हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि सभी सब्जेक्ट के कम से कम 5500 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ताकि जो CG टेट से पहले आप लोग का एक बार रिविज़न हो जाए। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस को सभी पॉइंटों को कवर करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, अगर एक क्लास में नहीं होता तो इसको दो क्लास में करेंगे, एक सब्जेक्ट के दो क्लास कर लेंगे ताकि ज़्यादा ना छूटे। साथ में CG टेट के साथ साथ आपको पता है कि 7 जुलाई को C टेट का भी पेपर है। ठीक है, तो C टेट के पेपर को भी कवर करते हुए हम लोग ने चला है। तो थोड़ा सा सिलेबस आपको बीच बीच में C टेट का भी डला हुआ है क्वेश्चन, ताकि आप लोग का ये वीडियो उस टाइम भी रिवीजन के लिए काम आए जब आप लोग का C टेट का पेपर हो। ठीक है, तो पर्यावरण का आप लोग को पता है थोड़ा सा यूनिक रहता है सिलेबस थोड़ा सा, तो दोनों को कवर करते हुए हम लोग ने कोशिश किया कि C टेट CG टेट दोनों कवर हो जाए। ठीक है, एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए। बाकी बैच में तो हमारे चल ही रहा है, पर्यावरण एक बार ख़त्म कर चुके हैं सहायक शिक्षक बैच में टॉपिक वाइज, अब एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, उसका बार बार आप लोग का बैच में तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जो हमारा ये शिक्षक भर्ती स्पेशल टारगेट बैच है जिसमें आप लोग जुड़े होंगे, तो इस बैच में आपको पता है कि हमारे द्वारा पूरा कंप्लीट एक एक टॉपिक वाइज करवाया जाता है। ये आज से लेकर आपका जब तक पेपर नहीं होगा तब तक चलेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, पूरा CG टेट के बाद भी शिक्षक भर्ती के लिए लगातार हमारा बैच चलेगा। ठीक है, चलेगा, यही वाला बैच है ना आप लोग का टॉपिक वाइज टारगेट एसिस बैच। अभी तक हम लोग फीस नहीं बढ़ाया था, आपके आसपास जिन लोग भी होंगे अभी तक नहीं जुड़ेंगे उनको बता दीजिएगा। 699 आपके सहायक शिक्षक बैच का है, शिक्षक बैच का 799 ही रखे हैं, दोनों बैच का 1299। कोशिश करवाइए अपने आसपास जितने लोग होंगे सभी को 1299 वाले बैच में ज्वाइन करवाइए, ताकि एक बेहतर रणनीति के तहत आप लोग की तैयारी हो पाए और एक बेहतर कॉम्पिटिशन बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल पाए, जिससे आपका सिलेक्शन में जो भी बाधाएं हैं वो आपको पहले ही पता चल जाए और समय रहता है आप उसको दूर कर पाएँ। ये नंबर दे दीजिएगा 75 63 86 44 61, इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल डेमो देख लीजिएगा, उसका ज्वाइन करवा दीजिए। अपने आसपास जितने लोग बचे सबको जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाइए, ताकि और बेहतर कर पाएँ। जितने ज़्यादा ज्वाइन होते जा रहे हैं हम लोग आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं। ये कुछ नहीं था हमारे प्लान में, कहाँ मैराथन क्लास केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी थी, लेकिन हर चीज़ धीरे धीरे वो हर चीज़ें हम आपको करा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए, चाहे नोट्स डालना हो, प्रैक्टिस सेट डालना हो, हर चीज़ हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े होंगे आपके आसपास सभी को जुड़वाइएगा। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले वही हम लोग का जो टैगलाइन है, बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा कर तैयारी कर ली जाए, वो भी तैयारी किसके साथ, हमारे साथ। ठीक है, तो चलेगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइपिंग का शुरू में थोड़ा सा दिक्कत है, देखिएगा। मैं ये टेस्ट जैसे नहीं लूँगा, मैं आपको जितना भी कंटेंट जहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे मिले इतना सारा कलेक्शन करके ले लाए कि आपको पूरा रिविजन हो जाए। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं टेस्ट लेते जाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, उतना नहीं करा पाऊंगा। बाकी आप लोग लाइव चैट ऑन करिए, आंसर देते जाइएगा, बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आंसर बताऊंगा, आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा आंसर देने के लिए। अगर आप टाइप कर पाते हैं टाइप करिएगा, नहीं तो आगे आप सुनते जाइएगा। ठीक है, चलिए लाइव चैट ऑन के लिए रेडी हैं आप लोग, रेडी लिखे, जल्दी से रेडी लिखे, फिर लगातार करेंगे। देखते हैं 200 300 400 कितना आज पहुंच पाते हैं, कितना कर पाते हैं, कितना आपके में क्षमता है, कितना समय तक आप बैठ पाते हैं। ठीक है, चलेगा। शेयर कर दीजिए एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, नहीं इसको नहीं करना है ना, चलेगा। चालू करें, लाइव चैट ऑन कर लिए, चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, उसका मैं आंसर भी तुरंत बताते जाऊँगा। पहला प्रश्न है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी का जैव घटक क्या है। थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा आपको वो ब्लर दिख रहा हो, क्योंकि उसको PDF के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा सुनते जाइएगा और आगे आगे क्लियर होते जाएगा। एक दो क्वेश्चन बीच बीच में ब्लर होंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 होगा उसका 480p कर लीजिएगा या 720 कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो। चलेगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या कहलाता है, क्या है इसमें जैविक घटक बताना है आपको। मृदा जल वायु वनस्पति, इसमें कौन सा जैविक घटक है, तो कौन सा जैविक घटक है, चलिएगा वनस्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, वनस्पति क्या है, जैविक घटक है। ठीक है, मृदा जल वायु ये अजैविक घटक में आते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक अजैविक घटक। अजैविक में तीनों आते हैं, क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता, और जिसमें जीवन होता है उसको जैविक बोलते हैं। तो आपको पता है कि वनस्पति पेड़ पौधे में जीवन होता है, इसलिए जैविक घटक में वनस्पति आती है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या, भौतिक घटक बताना है आपको। जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल, पारिस्थितिकी।
तो आपको बताना है भौतिक घटक कौन सा है। जैविक घटक, भौतिक घटक जो होता है, जो जिसमें जीवन होता है उसको जैविक घटक, जिसमें जीवन नहीं होता भौतिक घटक। तो कौन सा भौतिक घटक आप बताइएगा। तो कौन सा भौतिक घटक, ऑप्शन सी होगा प्रभावित जल, क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता है। यह आपके भौतिक घटक में आएगा, भौतिक है क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता। बाकी आपके जैविक है, जंतु में जीवन होता है ना जी, वनस्पति में भी होता है, पारिस्थितिक में, ये तीनों आपके जैविक घटक में आएगा। जैविक घटक देखिए मैं साथ साथ आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। तो जैविक घटक बोलेगा जंतु, वनस्पति, पारिस्थितिक तंत्र। भौतिक घटक बोलेगा तो प्रभावित जल, क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब जीव और पर्यावरण दोनों के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसको क्या कहते हैं। जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी, बताइएगा जल्दी बताएंगे। जीव और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी। आपको पता है कि पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें जो जीव होते हैं, पर्यावरण की अनोन क्रिया होती है, एक तंत्र का निर्माण होता है, उसी को बोला है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी। तो जीव और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर भी दे रहे होंगे तो जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सारे प्रकार के सिलेबस को कवर करते हुए आपका टेस्ट बनाया जा रहा है, तो पूरा अंतिम तक आपको देना है, एक भी बीच में गेप नहीं करना, ठीक है, नहीं छोड़ के जाना है, लंबा चलेगा। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने, डाल्विन ने, बताइएगा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइए जल्दी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टांसले ने, A.G. टांसले। इसका पूरा नाम क्या है, A.G. टांसले, ठीक है, A.G. टांसले बोलते हैं। इसने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, फास्ट आंसर आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा है, हर प्रकार के क्वेश्चन लिए, जैसे आपका सी टेट में आता है, सी टेट में आता है, शिक्षक भर्ती में आता है, सभी को पूरा कवर करते हुए बनाया गया है। सीजी व्यापम लेवल पे है तो अंतिम तक बने रहना, बीच में आपको एक गेप नहीं करना है, ठीक है, चलेगा। तो बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। पर्यावरण अध्ययन की जो अंतःविषयी प्रकृति है पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, बताइएगा। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग के द्वारा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण की विषय वस्तु और पद्धति प्रयोग। तो देखिएगा कौन कौन सा विषयों को इसमें एक साथ मिक्स करके बनाते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो आपको पता है ऑप्शन डी इसका सही आंसर, विज्ञान भी रहता है इसमें, सामाजिक विज्ञान भी रहता है, पर्यावरण भी रहता है, तीनों मिला के बनता है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आंसर आपको तुरंत बता दे रहा हूँ क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, अभी टेस्ट जैसे लेंगे तो नहीं हो पाएगा, अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, क्या सवाल दे रहे हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा 5वीं का जो टीचर है वो दे रहा है बच्चों को कि पेड़ों के 5 लाभ बताइए, जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ हो। तो इन दोनों में बताना है दोनों प्रकृति कैसा है, मुक्त अंत वाला अभिसारी और बंद अंत वाला अभिसारी। पहला वाला को बताना ये कौन सा क्वेश्चन है, 5 लाभ लिखिए और क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको वो बताना है कौन से लेवल का क्वेश्चन है, कौन से प्रकृति क्या है उनका। तो आपको पता है कि जो पहला वाला है 5 पेड़ों के लाभ लिखिए, बंद अंत वाला है, इसमें कोई ज़्यादा सोचेगा ही नहीं बच्चा, उसको जो पढ़ा होगा याद होगा उसको लिख देगा। तो जो डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं बंद अंत वाला प्रश्न बोलते हैं या अपसारी बोलते हैं। और दूसरा आपको अपने दिमाग से आंसर देना, उसका कोई फैक्ट ही नहीं है, अगर पेड़ नहीं होगा क्या होगा, अलग अलग आंसर आएगा। तो ये होगा मुक्त अंत वाला अभिसारी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे आप लोग क्लियर करिए, बंद वाले जो फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे बंद अंत वाला ये अपसारी होता है, और जो कुछ भी आप अपने मन से बताएंगे सब लोग अलग अलग सोच के अनुसार आंसर आएगा, उसको मुक्त अंत वाला या अभिसारी बोलते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है, अंतिम तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक जरूर करिएगा, जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी आपके क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाया करें। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में, जो पर्यावरण का भी पेडोलॉजी पढ़ते हो ना, हर सब्जेक्ट के आप लोग पेडोलॉजी पढ़ते हो, जो पर्यावरण के पेडोलॉजी पढ़ते हो उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में खाली स्थान के सिवा निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है।
एक आपको जो निगेटिव है गलत नहीं वाले को खोजना है, मान के चलिएगा। सिवाय लिखा है या नहीं लिखा है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान रखिएगा, सिवाय का मतलब निगेटिव होता है, तो आपको निगेटिव चीज़ को छोड़ना है, बाकी 3 चीज़ आपके सही होंगे। बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसमें एक ऑप्शन आपके गलत है, वही गलत ऑप्शन आपको बताना है, बताइएगा तो कौन सा वाला हो जाएगा। तो ये आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी। हमको पता है कि हमको परिवहन शिक्षा को हमेशा वास्तविकता से जोड़ के देखना रहता है, ये तो उल्टा बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर बोल रहे, उसके बदले आप पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता का स्वीकार करो बोल रहे थे, तो गलत है। अब इसके छोड़ बाकी ये सभी चीज़ें सही है ना। बच्चे की अस्मिता पोषण करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक और संदर्भों का बहुलता से बढ़ावा देना, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गलत है, इसके छोड़ ये तीनों आपके सही हैं, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपके घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? क्या आपने अपने अब घर के आसपास या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया? मतलब टीचर ऐसा बोल रहे हैं बच्चों को कि आप लोग ने अपने घर के आसपास जानवर देखे हैं क्या, और ऐसे जानवर जिनके छोटे छोटे बच्चे हों, तो कौन कौन से उनके अपने डायरी में नाम लिखे बोल दिया। तो इससे किस प्रकार का कौशल विकसित होगा, किस प्रकार का आकलन हो रहा है? परिकल्पना एवं प्रयोग करना, वर्गीकरण एवं चर्चा करना, न्याय के सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। चलिए जल्दी आंसर करेंगे आप लोग लाइव चैट में, आंसर भी करते जाइए। थोड़ा बल्कि समय दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय हो ताकि आप लोग को वो याद हो, ठीक है। आंसर करे रहेंगे तो आपको थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है। जल्दी बताएंगे किस प्रकार का, इस प्रकार क्वेश्चन के माध्यम से अगर बच्चे को लिखने बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ठीक है। कि बच्चा अवलोकन भी करेगा, उसको रिकॉर्ड भी करेगा। अवलोकन करेगा, देखेगा मेरे आसपास कौन कौन से जानवर है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये अवलोकन हो गया। और उसको कॉपी में नोट करेगा, नाम लिखेगा, तो ये रिकॉर्डिंग हो गया। तो ये कौन सा प्रक्रम है, तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन बढ़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, बिल्कुल ठीक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। कि बच्चा, आपको पता है अभी इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ चुका है, तो वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो महेश है, कक्षा 4 के शिक्षक है, वो चाह रहा है कि बच्चों को वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाए, उस पर बच्चे ध्यान दें और वृक्षारोपण करें। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ध्यान योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी गतिविधि इसके लिए उपयुक्त होगा, बताइएगा, ठीक है। चलेगा, क्या है, कोई आंसर पढ़ेंगे। ऑप्शन देखते हैं पहले। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेरित करना, कि बच्चे को बोले कि आप एक एक पेड़ ले जाइए, इसको लगाइए और इसको पूरा वृद्धि विकास होते तक आप इसको पूरा पोषण करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके एक पौधे को अपनाने, उसका पोषण करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। दूसरा, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब इसमें क्या होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता आने से आपका जो वृक्ष संरक्षण पे कोई काम होगा, क्या नहीं होगा। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का शिक्षार्थियों पर, इससे भी कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा। समूह चर्चा के लिए विद्यार्थियों को इससे भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन एक ही तो दिख रहा है जो पौधों से संबंधित है। हमको वृक्ष संरक्षण पे बात करना है, तो वृक्ष संरक्षण कैसे होगा कि बच्चों को एक एक पेड़ दे दीजिए, उनको जवाबदारी दे दीजिए कि इसको पूरा आपको इसका पोषण का ध्यान रखना है, ठीक है, करके। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, ठीक है। प्रयोग करना भी एक आकलन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करते समय सबसे उपयुक्त तरीका है? तो कौन सा है, दिख ही रहा है आपको, आंसर भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसको तो देख ही लिए होंगे। सृजनात्मक लेखन, चित्र प्रदान, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, हस्तपरक गतिविधि। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधि को ही प्रयोग के अंतर्गत सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है, ठीक है। कुछ लोग सृजनात्मक लेखन बोल सकते हैं, नहीं आता ना, हस्तपरक प्रदर्शन विधि आएगा, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे।
कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने के पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? बताइएगा। आप लोगों ने देखा है घर में जो कांच की जार होता है जिसमें अचार बोला जाता है, या कोई भी बॉटल होता है जिसमें अचार भरने के लिए पहले उसको धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, उसके बाद उसमें अचार को भरा जाता है, ऐसा क्यों? उनमें से धूल को हटाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। क्यों करते हैं? जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि उसमें का जो नमी होता है उसको हटाने के लिए हम उसको पहले धूप में रखते हैं, अचार को भी धूप में रखा जाता है, उसके बाद उनको बॉटलों में भरा जाता है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलेगा, हर प्रकार के क्वेश्चन कवर हम किए हैं, हम लोग सी-टेट के भी क्वेश्चन कवर किए हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके सी-टेट में भी देखने को मिले करके, हर प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं बार बताऊँ कि PDF के थ्रू बना दिया गया है इसको। ठीक है, बगुला अगला ऑप्शन है आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? बताइए। बगुला आप लोग ने देखा होगा भैंस के पीठ पे बैठा रहता है, क्यों बैठता है? तो बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहती है। तो बताइए, भैंस के जो पीठ पे बगुला बैठा होता है, क्यों बैठा होता है? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, आपको पता है ऑप्शन बी, बगुला और भैंस के बीच सहजीवी संबंध है। क्वेश्चन में भले आपको डांग लगा, लेकिन समझाना क्या चाह रहे हो? सहजीवी। सहजीवी मतलब एक है कि एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, ये इसी के साथ ही जीता, जू हूँ जो भी रहता है उसके पीठ में उसको खाते रहता है, और बगुला अपना पोषण पाते रहता है। ठीक है, तो सहजीवी का उदाहरण है वो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, ये बताना है आपको। ह्यूमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण या संचित करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। इनमें से कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? बताइए, क्या काम पौधों को नहीं करता? जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो देखिएगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना ये पौधों का नहीं है। ठीक है, बाकी भोजन भंडारण संचित करना ये पौधों का काम है। पौधों को सहारा देना ये भी पौधों के लिए है। जल खनिजों का अवशोषण करना ये भी पौधों के लिए है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये पौधों के लिए नहीं है। जड़ का ना, जड़ का काम बोल रहे हैं। ठीक है, पौधों के जड़ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आप बताएंगे कौन सा सही, जल्दी जल्दी करेंगे। प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास क्या कहलाता है? बताइएगा। जो प्रत्येक जीव का जो प्राकृतिक निवास होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोम, ताक, आदत, आवास। बताइए, प्राकृतिक आवास होता है प्रत्येक जीव को, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे, और बीच में छोड़ के नहीं जाना है। बहुत प्रकार क्वेश्चन है, हर प्रकार क्वेश्चन आपको इसमें कवर हो जाएंगे। तो प्रत्येक जीव का जो प्राकृतिक निवास होता है उसको बायोम ये आना चाहिए था। उसका एक साथ जो तंत्र होता है उसको बायोम बोलते हैं, लेकिन आवास बोला, प्राकृतिक आवास को आवास ही बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे आवास मिलकर फिर एक बायोम का निर्माण करते हैं, फिर बायोम बदल के बहुत सारे बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ऐसे करके एक है, इसको मैं बाद में आपको इसको क्लियर करूँगा। बायोम, बायोस्फीयर, इसको आप लोग दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन आवास लिया गया है। ठीक है, चलेगा, आगे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, उस विशेषता का क्या नाम है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है? बताइएगा, मतलब उस विशेषता का नाम बताना है जो जीवों को उनके ही आवास में जीवित रहने की अनुमति देता है। समायोजन, अनुकूलन, अभ्यास, अनुकूलित, विभिन्नता। बताइए किस कारण वो अपने ही आवास में जीवित रहने देते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पुराने नए सब प्रकार से उसके थ्रू एकदम कलेक्शन करके बनाया गया है कि आपके सिलेबस को पूरा कवर हो जाए। इसीलिए इसका PDF थ्रू बनाया गया है कि कहीं कहीं से भी क्वेश्चन हम लोग जितना कलेक्शन कर सकते थे, जहाँ से इंपॉर्टेंट लगा वहाँ से कंटेंट से क्वेश्चन उठा उठा के बनाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। याद रखिएगा, उस विशेषता का क्या नाम है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है? तो क्या है? अनुकूलन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आंसर भी इस क्वेश्चन के साथ ही है क्योंकि हमको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है। सेल्फर्ड के सहिष्णु के नियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो सेल्फर्ड ने दिया है सहिष्णुता के नियम, तो जेम्स सेल्फर्ड, याकूब सेल्फर्ड, अर्नेस्ट सेल्फर्ड, इनमें से कोई नहीं। जो सेल्फर्ड है, अब इसका पूरा नाम क्या है जिसने सहिष्णुता के नियम दिया है? सहिष्णुता का नियम किसने दिया? याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट सेल्फर्ड। याद रखिएगा, अर्नेस्ट सेल्फर्ड ने सहिष्णुता के नियम दिया है, याद रखिएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है? अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीवों को क्या बोलते हैं? जैव विविधता, जनसंख्या, प्राकृतिक आवास या विविधता? तो ये दोनों तो नहीं बोलेंगे। जैव विविधता या विविधता में बताइए क्या बोलते हैं? विभिन्न प्रकार के जीवों के जो क्या कहा जाता है? जल्दी आंसर करेंगे तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन में जैव विविधता बोला जाता है। विभिन्न प्रकार के जहाँ जीव रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता। चलिएगा, जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना करेंगे, लंबा है, बहुत सारे क्वेश्चनों का सेट है, 500 क्वेश्चन का टारगेट है। देखते हैं कितना आज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो 2 क्लास में कर लेंगे। लकड़बग्घे और गिद्ध खाली स्थान होते हैं, आपको बताना है। जो लकड़बग्घे हैं और गिद्ध क्या होते हैं? सर्वभक्षक, खोजी, मांसभक्षी, तृणभक्षी। जल्दी जल्दी आंसर करते जाएंगे, फास्ट लाइव चैट में आंसर करेंगे और जो बाद में देखेंगे वो फिर कमेंट में करेंगे। लकड़बग्घे और गिद्ध खाली स्थान होते हैं। आप लोग बैच में, आपको पता है कि हमारे द्वारा जो बैच चलाया जाएगा स्पेशल टारगेट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बैच, उसमें वो हर चीज़ दे रहे हैं। जैसे आप लोग ने बोला कि सीजीटेट के लिए रिवीजन करा दीजिए, तो हम लोग ने फिर प्लानिंग कर दिया, तुरंत क्वेश्चनों के माध्यम से हर सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन करा देते हैं, ताकि आप लोग का दिमाग थोड़ा सा सही आंसर लेने के लिए आपका दिमाग खेलने लगे। देखिए, हम लोग ये भी आपको समझा देते हैं, आप कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन कराएं यही आएगा हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन इतना आपका दिमाग काम करने लगेगा कि आपका दिमाग खेलने लगेगा कि आंसर को कैसे काटना है, इसमें से कौन सा नहीं आएगा और कौन सा लेना है, ऐसे करके आपका दिमाग खेलने लगता है। तो बताइए लकड़बग्घे और गिद्ध क्या होते हैं? तो ये क्या होता है? आपका मांसभक्षी होते हैं। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। लकड़बग्घे और गिद्ध क्या होते हैं? मांसभक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हीलियोफाइट की विशेषता नहीं है? अगले वाले इसको टाइप कराएंगे, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, नेटवर्क का भी इशू है हमारे यहाँ, उसके कारण थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, और साथ में थोड़ा पीडीएफ के थ्रू इसको बनाया गया है, इसका आंसर आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा। ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से हीलियोफाइट की विशेषता नहीं है? 3 आपकी विशेषता, एक नहीं है, बताना है। लंबी गांठ वाला तना, जड़े, लंबी 500 जड़े, जोरदार फलने और फूलने वाला। तो बताना है हीलियोफाइट में 3 उसकी विशेषता, एक नहीं है, तो नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो जल्दी आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लंबी गांठ वाले तना, ये नहीं है हीलियोफाइट के विशेषता। बाकी हीलियोफाइट क्या होता है? तो ये तीनों याद रखें, जिसके जड़े होते हैं, जिसकी लंबी 500 जड़े होते हैं, जो जोरदार फलने फूलने वाला होता है, उसको हीलियोफाइट बोलते हैं। ये तीनों विशेषता आपके हीलियोफाइट की, और ये नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो अभी तो हम लोग आपने पढ़ा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द आया है ना, याद रखिएगा। लिंडमैन, एजी ट्रांसलेट, ग्रीनर, इनमें से कोई नहीं, तो सभी को पता होगा जी। जल्दी आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एजी ट्रांसलेट। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा ना, थोड़ा बड़ा बड़ा है, आपको दिखने में समस्या हो रहा होगा। खाली स्थान प्रजातियों का एक समूह है जो जैविक अजैविक संसाधनों का एक ही तरह से दोहन करता है। तो इनमें से क्या आएगा बताइएगा? समुदाय, संघ, बायोम, समाज। तो ऐसा प्रजातियों का समूह है जो जैविक अजैविक संसाधनों का एक ही तरह से दोहन करता है, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी आंसर करेंगे, समुदाय, संघ, बायोम, समाज। सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलेगा आगे बताएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघ। याद रखेंगे, संघ होगा इसका सही आंसर, संघ। ठीक है, तो ये इसका ध्यान से पढ़िएगा। संघ प्रजातियों का एक समूह है जो जैविक अजैविक संसाधनों का एक ही तरह से दोहन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघ। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारितंत्रों के समुच्चय को खाली स्थान कहा जाता है? वायुमंडल, हिड्रोस्फीयर, बायोम, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताएंगे, पारितंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, हिड्रोस्फीयर, बायोम, इनमें से कोई नहीं। तो परितंत्रों के समुच्चय को क्या बोलते हैं जी? जल्दी बताएंगे। तो आपको यही चीज क्लियर कराने वाला था, बायोम बोला जाता है। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र मिल के बायोम बनता है। बायोम बड़ा है, याद रखिएगा, बायोम बड़ा चीज़ है। बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्रों का, परितंत्रों के समुच्चय को बायोम बोला जाता है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक औषधि देने वाला पौधा कौन सा है? वो क्षेत्र में पाया जाता है सर्वाधिक औषधि? चलिएगा आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। शीतोष्ण क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुव पर, समशीतोष्ण क्षेत्रों पर सर्वाधिक औषधि वाला पौधा कौन सा है? बताइए कौन क्षेत्रों में पाया जाता है?
कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है सर्वाधिक औषधि वाला? तो यह आएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सर्वाधिक औषधि वाला पौधा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग 2 वाले भी इसको देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके साइंस में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वर्ग 2 वाले भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। आप वर्ग 3 में पर्यावरण है करके मत छोड़िए। तो क्लास चल रहा है, देख लीजिए, 4 चीज़ें आपके वर्ग 3 के लिए भी काम आएंगे। सामान्य ज्ञान में पर्यावरण है, चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपका सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, विज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ देते हैं, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 10 नंबर क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो पर्यावरण है आपके सिलेबस में, वर्ग 2 वालों को भी पढ़ना है, तो आपको पूरा क्लास देखना है। वर्ग 2 वाले भी देखिएगा, बीच में नहीं छोड़ना है। नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। वर्ग 2 वालों को भी जुड़ना है, मैं बोल नहीं पाया था शुरू में। ताजे पानी के कछुए सर्वाधिक किस हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? ताजे पानी के कछुए किस में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, सुंडरलैंड में, हिमालयी क्षेत्र में, इंडो म्यांमार क्षेत्र में। बताएंगे ताजे पानी के कछुए कहाँ पाए जाते हैं? वर्ग 2 वालों को भी जुड़ना है ना। ताजे पानी के जो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये इंडो म्यांमार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ताजे पानी के कछुए कहाँ पाए जाते हैं? इंडो म्यांमार क्षेत्र में। जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट क्वेश्चन करते हैं, जितना ज़्यादा हो पाएगा उतना क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं फास्ट आंसर भी आपको इसी में कर दूँ, टाइप करके समय ना लगे। भारत में जैव मंडल रिजर्व प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? जैव मंडल रिजर्व प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था भारत में? बताना है। 1972, 1990, 1954, 1986। भारत में जैव मंडल रिजर्व प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे। कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1986, जब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसी समय ही भारत में जैव मंडल रिजर्व प्रोग्राम, याद रखेंगे जी, 1986। एक बार आप लोग क्लास देखेंगे ना, पूरा ना 500 क्वेश्चनों का ये सेट, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चनों का पूरा आपका जो वो है कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर होगा। बहुत सारे आपके दिमाग में एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं हम लोगों ने इतना क्वेश्चन किया है तो आगे बनेगा, और उसी कॉन्फिडेंस से आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको सही होने की प्रायिकता बढ़ जाती है। किस उद्योग का दुष्परिणाम था कि जापान में मिनी माता रोग फैला? बताइएगा, कौन से उद्योग से आपका मिनी माता रोग फैलता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। तो किस उद्योग का दुष्परिणाम था कि जापान मिनी माता रोग फैला था? मिनी माता रोग किस में फैलता है? कैडमियम से। बताइएगा कि पारा से। 2 ऑप्शन है आपका, कैडमियम, पारा। जल्दी बताएंगे, इसको कमेंट करेंगे। मिनी माता रोग किससे फैलता है? अब बताइए किस उद्योग से वो मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि प्लास्टिक उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, उर्वरक वाला भी देखेंगे, वो बताएंगे उर्वरक से कौन सा रोग फैलता है। उर्वरक उद्योग से भी आप लोग कमेंट करेंगे। दो आपको जो भी मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से नोट कर लिया करें। उर्वरक से भी कौन से रोग फैलता है उसको भी बताएंगे, क्लियर करेंगे दोनों को। अवनालिका अपरदन निरंतर सक्रिय रहने वाले प्रभावित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चलेगा, आंसर आपको सामने ला दिया हूँ मैं। अवनालिका अपरदन निरंतर सक्रिय रहने से प्रभावित होने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बीहड़, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज ही आपको उसको याद कर लेना है। और नालिका अपरदन निरंतर सक्रिय रहने वाले प्रभावित क्षेत्र तो क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। मतलब वही है, ये जंगलों से भी जैसे घिरा रहता है, एकदम निरंतर वहाँ पे पूरा ज़्यादा रहता है, उसको बोलते हैं बीहड़ जंगल है, बीहड़ खतरा है। तो एकदम ज़्यादा सक्रिय रूप से वहाँ पे जब एक्टिव रहता है तो उसको बीहड़ शब्द यूज़ किया जाता है। चलेगा, ये सब आपके साइंस में भी काम आते हैं, इसलिए मैं बोला हूँ वर्ग 2 वालों को भी पूरा देखना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन। क्यूरोसियो की जलधारा किस महासागर की प्रमुख जलधारा है? क्यूरोसियो की जलधारा किस महासागर की प्रमुख जलधारा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। हिंदी लिख दिया, हिंद आएगा, या ए बी दोनों बताना है। जो क्यूरोसियो की जलधारा है किस महासागर की प्रमुख जलधारा है? जल्दी बताएंगे, फास्ट आंसर करते जाएंगे, तभी तो जब पूरा कवर करेंगे ना हमारा जो टारगेट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर का हिस्सा, याद रखेंगे, क्यूरोसियो की जलधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेम और रोन्टेजन क्या है? बताना है आपको, रेम और रोन्टेजन क्या है? प्लास्टिक प्रदूषक है, जो धर्मिता की मापने की इकाई है, प्रवाल भित्ति एक प्रकार की चिप है। आप किसी प्रकार के बाल विकास के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सभी के क्वेश्चनों का सेट कराएंगे। पूरा टारगेट है, आप लोग साथ दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करवाइए बैच में, ताकि और मोटिवेट हों, और बार बार ऐसे बहुत सारे आपके जो
प्रोग्राम इसको लेके आएँ ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, कोई कमी ना हो, चाहे सीजीटेट क्लियर करने में या आपके टीचर भर्ती क्लियर करने में। तो आपका बस यही साथ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दीजिए। छत्तीसगढ़ का ऐसे ही ऑलरेडी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बड़े बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पता कर लीजिएगा, उनके टेस्ट सीरीज जो बेचते हैं 10-20 टेस्ट से बेच के बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, वो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो वो 10-20 टेस्ट केवल आपके कॉन्फिडेंस बनाने के लिए रहता है, तैयारी नहीं होता। और हम लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं एक टॉपिक वाइज। ठीक है, तो उनके में भी 100-150 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, मैंने पता कर लिया है। ठीक है, सभी प्रकार से मैंने एनालिसिस करने के बाद हम लोग अपने बैच में आगे बढ़ते हैं ताकि उनसे बेहतर तो हम लोग दे पाएँ, हम लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो चलेगा, तो बताइए क्या है रैम और रोटेशन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा क्या है बताइए कि तो ऑप्शन नंबर 20 का रेडियोधर्मिता मापने की इकाई है। याद रख लीजिए, नया क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है। रैम और रोटेशन क्या है? तो रेडियोधर्मिता मापने की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की जितनी विविधता अधिक होती है उनकी स्थिरता उतनी अधिक होती है। भाई स्वाभाविक है, जितने ज़्यादा जनसंख्या रहेंगे एक जाति में, उसके वो ज़्यादा लंबा समय तक बने रहेगा। वो जाति अस्तित्व में उसका अस्तित्व बना रहेगा, अस्तित्व खत्म ही नहीं होगा जितना ज़्यादा जनसंख्या रहेगा। तो ये कथन किसका ये बताना है? एजी टांसले का, अनिस नेस का, नॉर्मन मॉयस का, ईपी ओडम का। तो किसका है ये जल्दी बताएंगे? पता है क्या किसी को? नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, यही आप लोग फिर बोलते हैं नया क्वेश्चन आ गया। तो किसने बोला है कि पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की जितनी अधिक विविधता होगी उतना ही स्थिरता उसकी ज़्यादा होगी? स्वाभाविक सी बात है। ऑप्शन नंबर डी ईपी ओडम का है, ऑप्शन नंबर डी आएगा ईपी ओडम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे है, देखिएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन करेंगे। मृतकों की नदी किसे कहा जाता है? श्योक नदी को, नुब्रा नदी को, सिंधु नदी को, तीस्ता नदी को? बताना है आपको मृतकों की नदी किसे कहा जाता है। फास्ट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। चलेगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्योक नदी को। मृतकों की नदी किसको बोलते हैं? श्योक नदी को। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट करवाता हूँ, अब आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देना होगा तो, या सुनते जाइए। राष्ट्रीय सौर मिशन का पहला चरण किसके नाम से चल रहा है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रीय सौर मिशन का पहला चरण आपका पूछा हुआ है, तो कौन किसके नाम पे चल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन का पहला चरण चल रहा है। चलेगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश का सर्वाधिक कक्ष वानस्पतिक क्षेत्र कौन सा है? तो बताना है आपका देश का सर्वाधिक कक्ष वानस्पतिक क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार है, उड़ीसा तट? जल्दी बताएंगे, फास्ट आंसर करेंगे। देश का सर्वाधिक कक्ष वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए गुजरात है। कक्ष का रण किस में है? गुजरात में है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थाल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थाल पक्षी अभ्यारण्य, चलिए बताइए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात? तो थाल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएंगे, लाइव चैट में या बाद में देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में। पूरा दिन न बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी क्लासेस हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थाल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी गुजरात। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गुजरात है। याद रखेंगे, थाल पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? हरेली हो है ना, याद रखेंगे। तो आपको पता है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या है? हरेली होता है। छत्तीसगढ़ में क्या होता है? हरेली। हरेली अलग है ना, यह ध्यान रखेंगे। हरेली और ये हरेला, हरेला दोनों में अंतर है। हरेली हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। हरेला कहाँ मनाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कृषि किसका विषय है? समवर्ती सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का? इनमें से कोई नहीं। इसीलिए वर्ग 2 वालों को देखना बोला था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे समाज आपका संविधान में भी एक क्वेश्चन बनता है। संविधान के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना ही शिक्षा का, कृषि को पूछता ही है किसका विषय है करके। जैसे शिक्षा किसका है? समवर्ती सूची का। वैसे कृषि किसका है? तो कृषि आपका याद रखिएगा राज्य सूची का विषय है। राज्य इसके लिए नियम कानून बनाएगा कृषि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बताइएगा। 1995 में, 1975 में, 1982 में, 1985 में? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? जल्दी कमेंट करेंगे फास्ट। तो कब किया गया है? तो 1985 में, ठीक है। 95, 75, 82, 85, तो क्या है? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परिवार का वर्गीकरण आवश्यक तथा अनावश्यक के रूप में किसने किया है? आवश्यक वर्गीकरण अनावश्यक के रूप में परिवार का प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकाइवर एवं पेज ने, इनमें से कोई नहीं। परिवार का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किसने किया है? बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, किसने किया है? तो मैकाइवर एवं पेज ने। तो मैकाइवर एवं पेज ने परिवार का वर्गीकरण आवश्यक एवं अनावश्यक के रूप में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, उपयुक्त लाइन में किसकी चर्चा की गई है? हरा रंग का रहता है, जीरा जैसा रहता है, हाजमा को अच्छा बनाता है, खाते ही मुंह का स्वाद बढ़ा देता है। जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, बताइएगा। ठीक है, जीरा तो नहीं आएगा, जीरा जैसा ही तो उससे तुलना किया है। ठीक है, वो तो काला रंग का होता है, ये कट गया। अजवाइन भी काला रंग का होता है। मेथी और सौंफ में से बताइए क्या आएगा? तो आपको पता है सौंफ होता है। हरा रंग क्या होता है? सौंफ होता है ना। सौंफ को आप जैसे ही खाते हैं, हरा रंग का होता है, जीरा जैसे आपको हाजमा को भी अच्छा बनाता है, मुंह को जैसे खाते हैं स्वाद बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, सौंफ। चलिए अगला क्वेश्चन, दादी माँ के नुस्खे किस प्रकरण का भाग है? नानी के घर तक, कान कान में, फुलवारी, इनमें से कोई नहीं। ये सी टेट के लेवल के क्वेश्चन है ये वाला। कुछ क्वेश्चन मैं सी टेट के भी डाला क्योंकि आपको आगामी पेपर सी जी टेट के बाद सी टेट है, तो दोनों का एक साथ कवर हो जाए। बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि हर एग्जाम में काम आए पर्यावरण के लिए। ठीक है, 500 क्वेश्चनों का टारगेट है, जल्दी जल्दी करिए। दादी माँ के नुस्खे किस प्रकरण का भाग है? तो किस प्रकरण का भाग है? तो याद रखिएगा, फुलवारी। दादी माँ के नुस्खे फुलवारी प्रकरण का भाग है, मतलब जो पुस्तक है उसमें चैप्टर का नाम है फुलवारी, उसी में दिया है दादी माँ के नुस्खे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था, किसने कहा है? देखिएगा, रिवीजन के क्वेश्चन फिर दोबारा था। परिवार का वर्गीकरण आवश्यक अनावश्यक रूप में मैकाइवर और पेज ने किया है, बताएं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, सी टेट के लेवल के 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। पोचमपल्ली गांव में अधिकांशतः किस पेशे के लोग निवास करते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके सी टेट में आते हैं भाई। पोचमपल्ली एक गाँव है, उसमें अधिकांशतः किस पेशे के लोग रहते हैं? पेंटिंग, बुनाई, छपाई, बताइएगा। तो पोचमपल्ली में आपके बुनाई वाले रहते हैं, याद रखिएगा, बुनाई वाले पोचमपल्ली गाँव। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है क्या? देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, अबू धाबी, ईरान या इराक, बताइएगा। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं रेत के टीले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में। याद रखेंगे, अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, खील जैसे दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, उपयुक्त लाइनें हमें क्या बोध कराती है? खील जैसे दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे, कॉमन सेंस वाला आंसर है, तुरंत बताइए जल्दी। क्या होगा इसका सही आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी, लौंग। लौंग को देखियो ना, खील जैसे दिखती है, ठीक है, ऐसे क्या रहता है, लेकिन एक कली होता है, तोड़ों के पट से टूट जाएगा और बीच में कली में फला रहता है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौंग को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट करेंगे। ठीक है, ये जीरा वाला हो गया था, ये सौंफ वाला जीरा से तुलना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों मादक दवा बताते हैं तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? मतलब जो शराब है उसको क्या दवा बता रहे हैं कि अच्छा है, दवा है, दवाई है, इसको पीना चाहिए, इसलिए मैं पीता हूँ, ऐसे करके कहानी बताए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? किससे कहानियों द्वारा संवेदनशीलता का प्रदर्शन, सेवाकाली प्रशिक्षण कार्यक्रम, पोस्टर अथवा चार्ट बना, उपयुक्त सभी। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्य मादक दवा बता रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? तो इसको क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त सभी करना चाहिए। उसको किससे कहानी द्वारा बताना चाहिए कि संवेदनशील है, मादक दवाई नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, पोस्टर अथवा चार्ट बना के उसका अवेयर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़के और लड़कियों की शादी योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है? लड़कों का कितना है और लड़कियों का कितना है? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताएंगे। तो आपको पता है लड़कों का भी 21 साल है, लड़कियों का भी 18 साल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 21 साल और 18 साल। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाता है? 2 पत्थर है, थोड़ा सा यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे बना लेगा, 2 पत्थर ऐसे का खाली जगह यहाँ बनाएगा। पत्थरों के बीच कौन सा पक्षी
घोंसला बनाता है, बताइएगा। फख्ता, शकरखोरा, बया, कलचीड़ी। बताएंगे पत्थरों के बीच कौन सा खाली जगह में घोंसला बनाता है? जल्दी इसका आंसर करेंगे। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कलचीड़ी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कौन सा पक्षी सड़क किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाता है? तो कलचीड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कलचीड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन। डफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? डफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए जल्दी बताएंगे, डफला और सिंहपो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। याद रखेंगे, डफला और सिंहपो जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, आपको पता नहीं चल रहा है, क्रमांक नहीं लिखा इसका। एक वयस्क हाथी कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकती है? इसी डेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना खाता है? 550 किलोग्राम। एक दिन में कितना खाता है? 1000 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। तो कितना खाता है एक दिन में? 100 किलोग्राम खा सकता है। एक वयस्क हाथी कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? 100 किलोग्राम, 1 कुंटल। अगला क्वेश्चन। तू धरती पर चाहे जहाँ रहे, मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। इसका संबंध किससे है? चलिए बताइएगा। तू धरती पे जहाँ भी रहे, तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। इसका संदर्भ क्या है बताइएगा? शेर से, बाघ से, रेशम का कीड़ा, तेंदुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सी टेट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। चलिए दोनों कवर कराना हम लोग, सी टेट, सी जी टेट, दोनों लेवल के क्वेश्चन कराना ताकि आपको भटकना ना पड़े। बताइए, तू धरती पर जहाँ भी रहे, मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। कौन कौन पहचान लेता है? तो आपको पता है कौन? रेशम का कीड़ा। ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, शेर बाघ नहीं, रेशम का कीड़ा। बच्चे गलती करते हैं, रेशम का कीड़ा खुशबू से पहचान के वापस आ जाता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? बताना है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बताना है जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये दोनों लगा हुआ है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। ठीक है, चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलेगा। स्लॉथ अपने जीवन काल के एक दिन में कितने घंटे सोता है? जो उल्टा लटकता है पेड़ में उसको स्लॉथ बोलते हैं। जो ऐसे कि उल्टा सोता है, उल्टा लटकता है, कितने घंटे सोता है एक दिन में? तो कितने घंटे सोता है? तो एक दिन में वो 17 घंटे सोता है। याद रखिएगा, 24 घंटे में 17 घंटे सोता है। इतना आलसी बोला जाता है। एक दिन में वो पूरा अपने जीवन में 8-10 ही पेड़ बदलता है क्या? शायद तक ऐसा कुछ फैक्ट है ना उसका। एकदम स्लो चलता है, धीरे 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 चलता है। तो स्लॉथ अपने जीवन काल के एक दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह में समुद्र तक अरब सागर पे, अरब सागर के किनारे कौन सा राज्य लगा हो? इनमें बताइए। कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। पहले तो यह पता होना चाहिए आपको अरब सागर किधर है। अरब सागर और 2 सागर, हिंद महासागर, ठीक है, और आपका इधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के पास में कौन सा ये बताना है आपको। तो कौन सा है? सीधे देखते हैं आंसर, कर्नाटक, केरल, गुजरात। ये वाला है अरब सागर, आपको बताया। यहाँ पे गुजरात है, फिर कर्नाटक, केरल है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलेगा आगे करेंगे। चलेगा आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको इसी में दिखाई दे रहा होगा। चलेगा। जो गिर शेर परियोजना अवस्थित है, तो बताना है आपको गिर शेर परियोजना कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर परियोजना कहाँ है? तो कहाँ है जी? तो कहाँ है? गुजरात में। याद रखेंगे, गिर शेर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वो अंतिम तक बने रहिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सीखने के लिए केंद्रीय होती है? तो कौन सा केंद्रीय होता है? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातकरण, संस्कृति और भाषा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सीखने के लिए केंद्रीय होती है? तो ये इसका सही आंसर होगा संस्कृति एवं भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, संस्कृति एवं भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अनुलग्न सिद्धांत। तो बताना है जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बताएंगे जल्दी, फास्ट।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाढ़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे, जो कांटा वाला पौधा रहता है ना ठीक है, उसमें या मेहंदी की बाढ़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, भारतीय रावीन, बारबेट, दार्जिन चिड़िया। तो जल्दी बताएंगे कौन सा पक्षी है? तो कौन सा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाख्ता। याद रखेंगे, फाख्ता पक्षी कहाँ बनाता है अपना घोंसला? कैक्टस के पौधे में या मेहंदी की बाढ़ के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन रखेंगे। अगला, कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है? सनबर्ग, कौआ, बसंती गौरा, भारतीय रॉबिन। का कौन सा पक्षी है जो तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है? जल्दी बताएंगे। तो कौन सा पक्षी है जी तना में जो छेद करता है अपने चोंच से, फिर उसमें घोंसला बनाता है? तो ये आपका बसंत गौरी, बारबेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है? बसंत गौरी, बारबेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, नेटवर्क इशू भी है और साथ में पीडीएफ के थ्रू बनाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो सही आपको पता ही होगा, पहला जो समाजीकरण वो आपके परिवार से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो क्या है? तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, प्राथमिक समाजीकरण समाज से नहीं होता, परिवार से शुरू होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ये प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फास्ट कर रहे हैं, बहुत फास्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना। एकल परिवार से तात्पर्य है, बताइएगा। एकल परिवार आप लोग देखो ना, परिवार में आपका परिवार है, एकल परिवार आपके सामाजिक अध्ययन में भी है, इसीलिए वर्ग 2 वाले को भी देखना है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे हो, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी हो, केवल पति पत्नी हो। तो एकल परिवार में कौन आते हैं? जल्दी बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, उसी को एकल परिवार बोला जाता है। माता पिता और केवल बच्चे, ये तीनों रहेंगे, चाहे 2 बच्चे हैं तो 4 लोग, इसी को बोला जाता है एकल परिवार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है बताना है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्यता अधिक है, सामान्य बात है। चलिए बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही? सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी है, दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो दहेज या बाल श्रम गाँव में ज़्यादा होता है, इसलिए गलत हुआ ना। गाँव में सामान्यता बात है, गाँव में जल्दी शादी करते, शहर में नहीं करते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन डी गलत है, ये सही है ना। कौन सा सही पूछा था? ऑप्शन नंबर सी आएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया बताइए? भारत की बात कर रहे हैं, भारत में बाल विवाह निषेध कब आया जी? तो कब आया? 2006 में आया है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी सब्जेक्ट होंगे ना, ध्यान रखिएगा, एक एक करके कवर करेंगे सभी सब्जेक्ट। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा और बच्चों का साझा दायित्व। तो बताना है आपको कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो कौन सी नहीं? ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। अलग अलग अगर आप अपना पैसा जमा कर रहे हो तो आप परिवार का हिस्सा नहीं हो। परिवार का हिस्सा वो होता है जो अपना पूरा प्रॉपर्टी, पैसा सभी लोग अगर कमा के ला के एक जगह जमा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये गलत है। ठीक है, गलत पूछा था, बाकी ये सभी परिवार की विशेषताएँ हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादा एक्ट अधिनियम किससे संबंधित? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सादा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, अनिवार्य शिक्षा। जल्दी बताइए, सादा एक्ट किससे संबंधित है?
तो किससे संबंधित है? सादयिक बाल विवाह से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 18 वर्ष तक लड़कियों की आयु 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तक तय की गई थी, सामाजिक बुराई का उदाहरण है। बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, ये सभी क्या क्या बुराई होती? जब पहले 18 वर्ष लड़कों की शादी की उम्र थी और 14 वर्ष लड़कियों की थी, तो इस समय क्या होता था ये बताना है। केवल बाल विवाह होता था कि बाल श्रम भी होता था, दहेज, तो ये सभी होता था, याद रखिएगा। अगर आपकी जल्दी शादी हो गई, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बाल विवाह के अंतर्गत 14 वर्ष में। बाल श्रम भी होगा क्योंकि जल्दी शादी होगा तो जल्दी जल्दी बच्चे हो जाएंगे, तो आपको कमाने के लिए बच्चों का भी सहारा लेना पड़ेगा, दहेज भी आपको देना पड़ता था, तो ये सभी के अंतर्गत आता था। सामाजिक बुराई के उदाहरण ये सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में लड़कियों को विवाह योग्य आयु क्या है? तो अभी आपको पढ़, जो लड़कियों का आपका 21 वर्ष है, लड़कियों का 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, क्रम को ऊपर नीचे कर देता है ना, ध्यान रखिएगा। पहले लड़कियों का आगे करेगा तो 18 आएगा, लड़कियों को आगे करेगा 21 आएगा। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है? तो आपको पता है कि परिवार से मिलता है। थोड़ा इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आंसर आपको देखते ही साथ समझ में आएगा, ठीक है। पेज डबल हो गया है। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, संयुक्त परिवार प्रथा को कौन सा कारक सर्वाधिक विघटित करता है? धर्म, जाति, परंपरा, पश्चिमीकरण। तो संयुक्त परिवार आजकल टूट के अलग अलग हिस्सों में बंट रहा है। कोई शहर में जाकर रह रहा है, कोई अलग घर बना के रह रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई अच्छी संस्कृति के लिए, अच्छा सुविधा के लिए बाहर चले जा रहे हैं। तो क्या चीज़ इनमें से काटने का मेन रीज़न है? संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार में बंट रहा है। क्या है? धर्म, जाति, परंपरा, पश्चिमीकरण। तो आपको पता है पश्चिमीकरण, जो पश्चिमीकरण के अंतर्गत शहरी कल्चर आ रहा है, जिसमें एकल परिवार रहते हैं, शहर में जाकर रहने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो ये पश्चिमीकरण के कारण संयुक्त परिवार टूट रहा है। तो आज संयुक्त परिवार टूटने का मेन कारण क्या है? पश्चिमीकरण, याद रखेंगे, वेस्टर्लाइजेशन, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पति, पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बने परिवार को क्या कहा जाता है? पति, पत्नी और उनके बच्चों, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, नाभिकीय या एकाकी परिवार, पितृवंशी परिवार। जैसे पति हो, पत्नी हो, उनके बच्चे हो, इन तीनों जो रहेंगे उसको क्या बोलते हैं? अभी बताऊँ मैं आपको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में देखिएगा, नाभिकीय परिवार भी बोलेंगे, या एकाकी परिवार बोलेंगे, या एकल परिवार बोलेंगे। कई नाम होते हैं इसके, याद रखिएगा, नाभिकीय, एकाकी, एकल परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर हो गया है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। किस परिवार विश्व के सभी समाज में पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार, विस्तृत, नाभिकीय, एकल परिवार। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? एकल परिवार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलेगा, थोड़ा देखेंगे, ब्लर हो रहा होगा तो। कौन सा कारक पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है बोला है? कौन सा कारक है जो पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, प्रेम विवाह। तो कौन सा कारण नहीं है जिससे परिवार विघटित होता है? चलिए बताएंगे, जल्दी करेंगे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि कोई है, इससे तो हर परिवार बड़ा बड़ा परिवार बनता है, बहुत सारे लोग एक साथ मिल के रहते हैं। लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण आजकल कमाने के लिए, काम करने के लिए शहर जा रहे हैं, परिवार टूट जा रहा है। नगरीकरण के कारण परिवार टूट रहा है, प्रेम विवाह के कारण परिवार टूट रहे हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं टूट रहा है। तो हमारा कौन सा उत्तर है? नहीं, जो जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, एकल परिवार परंतु पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा परिवार क्या कहलाता है? जो एक मान ले जैसे 4 पुरुष है, यहाँ किसी एक से शादी हुआ, ये लड़की आई, अब इससे सभी लोग यौन संबंध बनाएंगे, यौन संबंध सभी लोग बनाएंगे, तो ऐसा परिवार को क्या बोला जाता है? सिंडेस्पियन परिवार, यौन साम्यवाद, कामाचार, ये बी और सी दोनों, जिसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिंडेस्मियन परिवार। याद रखेंगे, एकल परिवार रहेगा लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाता है, तो ये कहलाता है सिंडेस्मियन परिवार। चलिए, परिवार को गैंग किसने कहा है? परिवार को गैंग किसने कहा है? बर्गेस ने, लेंग ने, इलियट मैरिन ने, डेविड कूप ने। तो किसने कहा है परिवार को गैंग, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी, डेविड कूपर ने। डेविड कूपर ने परिवार को गैंग कहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, परिवार को गैंग किसने कहा है? डेविड कूपर ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फैमुलस, फैमालस, फैमुलस, फैमुलस। दिखाइएगा तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लेते सीधा फैमुलस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। परिवार शब्द को, फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमुलस, स्पेलिंग याद रखेंगे FAMULUS, फैमुलस से हुआ है परिवार शब्द, फैमिली की उत्पत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने परिवार को मानव सभ्यता की पोशिका कहा है? मानव सभ्यता की पोशिका किसने कहा है बताइएगा? किस समाजशास्त्री ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका किसने कहा है? तो किसने कहा है याद रखेंगे, चार्ल्स कूल ने परिवार को मानव सभ्यता की पोशिका कहा है। परिवार को मानव सभ्यता की पोशिका किसने कहा है? चार्ल्स कूल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी ऐसा समाज नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थिति हो। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थिति हो। किसने बोला था? मार्डॉक, आर्गबैनिस्कोप, मैकाइवर पेज, मोलिनवस्की। ऐसे क्वेश्चनों को लिख लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें कथन वाले, बाद में इसको रिवीजन करने बिना आपका याद नहीं रहेगा। तो किसने बोला है याद रखेंगे? मार्डॉक ने बोला है कोई भी ऐसा समाज नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित हो। मार्डॉक ने बोला, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलेगा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय परिवार की संयुक्त परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है? केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार, इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? वंश, सत्ता, दंपति संख्या और निवास। किस अंतर्गत केंद्रीय परिवार की संयुक्त परिवार को वर्गीकरण किया गया है? किस आधार पे होता है संयुक्त परिवार, केंद्रीय परिवार? तो वह आपके दंपति संख्या के आधार पे संयुक्त परिवार की बात किया है। केंद्रीय परिवार के अंदर संयुक्त परिवार आता है, उसके अंतर्गत आपके जितने दंपति होंगे, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन भाई हैं तो तीनों भाई की उनकी पत्नियां, ये सब मिल के संयुक्त परिवार बनता है। तो दंपति संख्या के आधार पर उसको संयुक्त परिवार बोला जाता है। जहाँ एक ही दंपति रहता है, एक पति पत्नी है, उसके बच्चे, उसको एकल परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण का आधार क्या है? दंपतियों की संख्या। आगे देखते हैं। परिवार वाले से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा क्वेश्चन कवर करिए। संयुक्त परिवार की विशेषता है संपत्ति में सभी का पूरा और समान अधिकार, एक निवास स्थल, सहभागिता, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, जल्दी बताएंगे। संयुक्त परिवार में क्या रहता है? तो ये सभी रहता है, उपरोक्त सभी, आपको पता है ना, ये सभी रहेंगे। संपत्ति में सभी का पूरा अधिकार, समान अधिकार रहेगा, एक निवास स्थल रहता है, सहभागिता सभी की रहती है, उपरोक्त सभी। तो संयुक्त परिवार की विशेषता में आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंगल किस तरह के पौधे को कहा जाता है? मंगल पौधे किसको बोलते हैं? जलीय पौधे को, शैवाल को, मैंग्रोव पौधे को, मैंडिटेरियस को। तो मंगल किस तरह के पौधे को कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं मंगल? तो किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव पौधे को। जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको मंगल कहा जाता है, ठीक है। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताना है आपको सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन थे? तो सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है बताएंगे आप लोग। चलिए आंसर भी आपको दिख गया होगा, डोमिनिक लापियर, उच्चारण देखेंगे, डोमिनिक लापियर। तो सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? डोमिनिक लापियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1985 में, 86 में, 87 में, 88 में। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप सभी को पता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित हुआ था, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? जो कवक आप लोग फंगी पढ़े होंगे, इसको मैंने विज्ञान की क्लास में भी पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो उसको किसके अंतर्गत रखते हैं कवक को? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो आपको बताना है कि जो कवक होता है उसको किस समूह में रखा जाता है। चलिए जल्दी बताएंगे कवक को किस में रखा जाता है। तो आप सभी को पता है कवक को अपघटनकर्ता के रूप में रखा जाता है। ये जो जटिल कण होते हैं उसको सूक्ष्म कणों में विघटित कर देता है रासायनिक में, ठीक है। चलिए तो इसको अपघटनकर्ता बोला जाता है, याद रखेंगे, कवक को अपघटनकर्ता बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन,
जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया गया है। मतलब देखिएगा, जो सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन जिस देश में हो रहा है उसके सहायता के लिए किसको बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को, क्लाइमेट रिलीफ फंड को, ग्रीन बैंक को, वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपको बताना है। चलिए जल्दी बताएंगे। जलवायु परिवर्तन के लिए, उसकी सहायता के लिए, जिस देश में ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होता है उसकी सहायता के लिए कौन से टर्मिनल या फंड को बनाया गया है, बताइएगा। तो कौन सा बनाया है ट्रिब्यूनल। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीन क्लाइमेट फंड। याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन संबंधित कौन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए 500 क्वेश्चनों का। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव किस पर पड़ता है, क्या पड़ता है। जो वनों को जब नष्ट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन होता है, खरपतवार नियंत्रण पर काम करता है, सूर्य के प्रकाश पर प्रभाव पड़ता है, चारागाह की वृद्धि पर। तो क्या प्रभाव पड़ता है मृदा को नष्ट करने में, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए मृदा अपरदन होता है, क्योंकि जो पौधे की जड़ें होते हैं मृदा को पकड़ के रखता है, जिससे आंधी तूफान और बाढ़ आता है तो मृदा बहती नहीं है। ठीक है, तो वनों को नष्ट करने का जो कुप्रभाव किस पर पड़ता है, तो मृदा अपरदन पर पड़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। खेत, बांध, झील, पार्क। तो बताना है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है। प्राकृतिक पूछ रहा है ना, जल्दी बताएंगे। चलेगा, जल्दी से आंसर बताएंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या आएगा, तो झील। याद रखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या, झील है। खेत कृत्रिम है ना, क्योंकि हम लोग बनाते हैं, बांध भी हम लोग बनाते हैं, पार्क हम लोग बनाते हैं, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। याद रखेंगे, ये भी पूछता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन में हमेशा खेत रहता है, तो ये आता है आंसर। अभी हमारा आंसर क्या है, प्राकृतिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी झील। ठीक है, झील हम लोग नहीं बनाते हैं, झील अपने आप बनता है। ये देखिए अगला आ गया ना, मैं बोला था क्वेश्चन वही आ गया। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा पूछा है, प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। तो खेत को हम लोग बनाते हैं, इसीलिए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आएगा, कृत्रिम। ठीक है, और प्राकृतिक में आपका झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। बताना है लवणी जल वाला पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। चलिए जल्दी कमेंट करिए आंसर। तो ध्यान रखिएगा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल भित्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र हम लोग पढ़ना है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, सभी को मैं आपको कवर करा रहा हूँ। लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र हो गया, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो गया, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो गया, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र होगा। सभी प्रकार का उदाहरण हम लोग कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी, तालाब। तो स्वच्छ जल किसका होता है, तो आपको पता है स्वच्छ जल तालाब का माना जाता है। तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा है, तालाब है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, जैविक और अजैविक घटक को। उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। तो इनमें से कौन चीज़ है जो जैविक अजैविक घटकों को जोड़ने का काम करता है, तो कौन करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी आएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। जो मृदा अपरदन होता है अभी हम लोग ने पढ़ा था, वनों को काट देते हो, उसकी जड़ें जो मिट्टी को पकड़े रहती है, तो वनों को काटोगे तो मिट्टी का पकड़ ढीला पड़ जाएगा, तो चाहे आंधी आए, तूफान है, उसमें भी उड़ के चले जाता है, बाढ़ आता है उसमें बह के चले जाता है। तो किससे बचाया जा सकता है, पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो आपको पता है, बताइएगा आप लोग, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, वनारोपण के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो वो मिट्टी के जो मिट्टी को जो जड़ रहता है वो पकड़ के रखेगा। तो वनारोपण के द्वारा हम लोग मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। जो पारिस्थितिक तंत्र में आपको पता है, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर बहुत सारे जानवर आते हैं अलग अलग। ठीक है, उस जाति के जानवरों को एक साथ पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है, उस एरिया में रहने वाले। उनमें जो अलग अलग पौधे हो गए, प्राणी हो गए, उनमें जो संबंध कैसे बनता है, उनके संबंध का आधार क्या है, ये बताना है आपको। तो क्या है उनके संबंध का आधार, बताइए। तो एक दूसरे किससे जुड़े रहते हैं, बिल्कुल खाने से, पोषण संबंध से। तभी तो 10% का नियम चलता है ना, ऊर्जा का 10% का नियम। एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा जाते हैं तो 10% का ऊर्जा का नियम जाता है। तो पोषण से ही जुड़े हुए हैं,
पारिस्थितिकी तंत्र जो बनता है उसका आधार क्या है? खाना। ठीक है, चूहे के कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। ऐसे करके जो क्रम बनता है ना, तो वो मेन पोषण संबंध के आधार पे ही जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है जो प्रकाशीय ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। आपके ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, हरे पादक। तो बताना है आपको प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जाना है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, प्रकाश को कौन लेता है? पेड़ पौधे लेता है, तो उसको अपने रासायनिक ऊर्जा में बदलता है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पादक। ठीक है, हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को सूर्य से किरण लेके उसको अपने खाना में बनाता है, ग्लूकोज बनाता है अपने अंदर जो भी। ठीक है, तो ये क्या रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो इसका सही आंसर है हरे पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोला जाता है स्वपोषी। सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप, मितोपजीवी। तो स्वाभाविक से आंसर है, जल्दी आगे बढ़ेंगे, पादक होगा। पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे को पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता, परावर्तक। तो आप सभी को पता है हरे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो इसलिए वो उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक कहते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? कौन सा जो दवाई खेतों में डालते हैं, पौधों में डालते हैं, तो कौन सा कीटनाशक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में? DDT, BHC पाउडर आता है, BHC पाउडर, चींटी भी भगाते हैं इसे। फ्लीट बैगन। बताना है DDT, BHC, फ्लीट बैगन कौन सा पूरे विश्व में प्रचलित है? जल्दी कमेंट करिए, फास्ट आंसर करिएगा सभी लोग लाइव चैट में। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो कौन सा है जी? आपको पता है DDT का छिड़काव पढ़ते हो ना पुस्तक में, DDT का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा है कीटनाशक? DDT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? मरुस्थलीय भवन वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदापतन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदापतन के कारण, बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण। तो मतलब मेन ये पूछा है कि मरुस्थल कैसे बनते हैं। ठीक है, राजस्थान में जैसी स्थितियाँ वैसे किस कारण स्थितियाँ, उसका मेन रीज़न क्या है बताइए, जल्दी बताएंगे चारों ऑप्शन में से। इसमें सबसे सफिशिएंट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बहुत उच्च तापमान के कारण और कम वर्षा के कारण। इन दोनों के कारण ही कहीं पर रेगिस्तान का निर्माण होता है। बहुत उच्च तापमान रहता है और कम वर्षा के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जल्दी आंसर करेंगे। उत्पादक बोलते क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी, हम लोग भी शाकाहारी रहते हैं ना, जो केवल घास फूस खाते हैं, तो हम लोग भी उत्पादक थोड़ी हैं, हम लोग तो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कुत्ता किस वर्ग में आता है बताइएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक। बताएं कुत्ता होता है जो डॉग, वो किस वर्ग में आता है? जल्दी बताएंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। पूरा हर प्रकार के हर चैप्टर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं पूरा अंतिम। तो कुत्ता किस में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो कई कुत्ता शाकाहारी भी होता है, कई कुत्ता मांसाहारी भी होता है, और कई कुत्ता ऐसा जो दोनों खाता है, इसीलिए कुत्ते को द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आता है? कौन है सर्वाहारी? मनुष्य है ना, जो सब खाता है, घास फूस भी खाता है, मांस मछली भी खाता है, तो सर्वाहारी हो गया। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो बताएं सर्वाहारी जंतु या मनुष्य किस में आते हैं? चलिए जल्दी बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उपभोक्ता, जैसे कुत्ता भी आता है इसी में। ठीक है, चलिए अगला, तृतीय उपभोक्ता कौन है बताना है आपको। तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण बताएं। हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? अब तृतीय उपभोक्ता किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। जो केवल मांसाहारी खाएगा वो कहलाता है तृतीय उपभोक्ता। हाथी खाता है क्या? नहीं खाता हाथी तो घास फूस खा देता है। ठीक है, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। तो कौन आएगा? बाज। आप देखो क्या खाता है? सांप खाता है, चूहा खाता है, वो कभी घास फूस थोड़ी खाता है। तो ये तृतीय उपभोक्ता में आएगा बाज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, शेर बताइएगा, शेर किस वर्ग में आता है बताइएगा?
सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। शेर किस में आता है? तो किस में आता है जी? शेर आपका तृतीयक उपभोक्ता में आएगा, केवल वो भी मांस ही खाता है। चलेगा आगे अगला क्वेश्चन। गिद्ध, गिद्ध बताइए, गिद्ध, गिद्ध किस वर्ग में आता है? प्राथमिक, परजीवी, द्वितीयक, तृतीयक। बताइए जल्दी बताइए, गिद्ध किस में आता है? गिद्ध किसको खाता है? सांप को खाता है ना, सांप चूहा सब खाता है, तो ये आएगा आपका तृतीयक उपभोक्ता में, ये भी मांसाहारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग को, बाज को। बताइए प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? सीजी टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सी टेट में तो फेवरेट है ये क्वेश्चन। हम लोग दोनों को कवर कर रहे हैं, सी टेट का भी, सीजी टेट का, क्योंकि सीजी टेट का भी पेपर है, उससे कुछ दिन बाद आपका सी टेट का है, तो अलग से इधर उधर मत भटकना पड़े, दोनों कवर कर रहे हैं। बताइए प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ये गिद्ध को कहा जा रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको डिस्कस कर लीजिएगा, हो सके कि इसमें आपको दावपत्ती हो। प्रकृति का सफाई कर्मी, ऑप्शन खींच लीजिए, इसको बताइएगा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस कीजिएगा। डाउटफुल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत लोग गलती करते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रकृति का सफाई कर्मी, इसको खोज के बताइएगा क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समांजक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? समांजक नया शब्द आ रहा है, समांजक बताइए क्या होता है? दीमक, मेढक, छिपकली, सांप। आपका होमवर्क है, समांजक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? नेट में खोज के बताइएगा। समांजक, इसके अंदर का कौन आता है तो आपको डायरेक्ट बता देते हैं, दीमक। दीमक आता है, याद रखिएगा, जो लकड़ी में और पेड़ों में लगता है ना, दीमक, वही आता है समांजक उपभोक्ता। अब ये बताइएगा आप समांजक उपभोक्ता किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों क्वेश्चन आपको, दोनों क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। प्रकृति का सफाई कर्मी और समांजक उपभोक्ता दोनों एक ही स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में ग्रुप में डालिएगा, आपको जो भी मिलेगा जानकारी, डाउट ग्रुप में। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जैव भार कौन सम्मिलित है? जैव भार में कौन से सम्मिलित है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त जीव। जैव भार के अंतर्गत देखो, जैव भार का पिरामिड बनता है, जैव भार निकलता है। ठीक है, तो उसमें कौन से सम्मिलित बताना है, कौन सम्मिलित है? तो इसमें सभी जीव आते हैं, उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटक भी आता है, ये सभी मिलकर जैव भार का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र, एक जीव जब एक जगह रहते हैं, बहुत सारे समुदाय मिलकर जीव एक ही जाति के, तो वो बनता है पारिस्थितिक तंत्र। तो उसका मेन स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस, चंद्रमा। तो पारिस्थितिक तंत्र का मेन प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है आपका सूर्य ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहीं से ही चालू होगा, पेड़ पौधे को वो देगा, पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे प्रकाश लेके, फिर पेड़ पौधे से गाय बछड़ू ये सब खाएंगे, फिर उसका शेर, ऐसे करके पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। मेन वर्गीकरण का आधार या संबंध का आधार पोषण पढ़े थे, पोषण खाने से जुड़ते हैं, लेकिन स्रोत कहाँ है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? सूर्य से ही हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? ऊर्जा कौन होता है? ऊर्जा का क्या होता है ये बताना है। पारिस्थितिक तंत्र में रूपांतरण होता है क्या, निर्माण होता है, स्थिरीकरण होता है, विनाश होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है ये बताना है आपको। रूपांतरण, निर्माण, स्थिरीकरण, विनाश, जल्दी बताएंगे। तो क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर जाता है। 10% का नियम पढ़े हो ना ऊर्जा का, 10% का लिंड मान ने दिया हुआ था। ठीक है, कोई खा रहा है तो 100% वो खाया तो उसका 10% ट्रांसफ़र होता है, 90% खर्च हो जाता है। ठीक है, तो ये रूपांतरण होता है ऊर्जा का, एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में देखिए ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है ये बताना है। स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से, नवीनीकरण से। यही चीज़ तो आपको मैं अभी समझाऊँ अगले क्वेश्चन में कि 100% अगर कोई ऊर्जा ले रहा है तो उसका 10% जाता है, बाकी आपका स्थानांतरण होने में, क्रियाविधि में ह्रास हो जाता है। तो ये आपका रूपांतरण में ही ह्रास हो रहा है, इसमें भी आंसर आपका रूपांतरण ही होगा। ठीक है, जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो 90% नुकसान हो जाता है, 10% अगला में पहुंच पाता है। ठीक है, तो हानि भी रूपांतरण में होता, ह्रास आपका पूछेगा तो रूपांतरण आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? अभी आपको बताया था कोई देर पहले। देखिए क्वेश्चन वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस उसका
अलग अलग लेवल बदल जाता है, क्वेश्चन का टेक्निक बदल जाता है, पूछने का तरीका बदल जाता है, घुमा घुमा कर पूछता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं, तभी आपको पता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे फिर वही क्वेश्चन देखिए कितना बार घुमा घुमा पूछा है, पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, पादपों से शाकाहारी में कितना परसेंट जाता है, आपको बताया 10% ट्रांसफर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, हमेशा ऊर्जा कैसे जाता है, चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, हमेशा एक दिशा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोग, पता नहीं चल पा रहे हैं ना आपको, क्योंकि क्रमांक संख्या नहीं लिखा है। ये पीडीएफ के माध्यम से बनाया गया क्वेश्चन, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा और थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे, सुनते रहेंगे ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर में प्रभावित होती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर। ऊर्जा बताना ऊर्जा किधर जाता है, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर, निम्न से उच्च, समान स्तर में। तो ऊर्जा जो एक दिशा में प्रवाहित होता है तो किस दिशा में जाता है, सब हर अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता चला कि 10% ही जाता है, एक दिशा में जाता है, साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा अब निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये उच्च स्तर से निम्न जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। मेरे जैसे हम लोग तुरंत गलत कर देते, क्योंकि देखो पेड़ पौधे से कोई शाकाहारी भोजन किया, उसके में गया 100% ऊर्जा, अब उसका जाएगा फिर निम्न स्तर वाले की साइड, जो कम ऊर्जा वाला वो खाएगा उसको, तो 90% में से 10% फिर जाएगा। तो कहाँ जा रहा है, उच्च स्तर से निम्न स्तर में जा रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ों को हम लोग हमेशा निम्न स्तर से उच्च स्तर लेते हैं, जैसे बिजली विद्युत का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन, ये सब जो जाता है साइंस और पढ़ते हैं तो यही आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है ना, ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर में जाएगा, जहाँ ज़्यादा ऊर्जा है वो अपने नीचे वाले को ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र में जो रासायनिक तत्वों का प्रभाव होता है वो कैसे होता है, एक दिशात्मक, लंबवत, चक्री, क्षैतिज। जल्दी बताएंगे, अभी और करेंगे ना, है क्षमता की नहीं, क्षमता थोड़ी खत्म हो गया, 1 घंटा से ऊपर क्लास हो चुका है। नहीं होगा तो बताइएगा, 2 क्लास में कर लेंगे, 500 क्वेश्चन होगा हमको करना है टारगेट, तो नहीं होगा 2 क्लास में कर लेंगे, एक सब्जेक्ट 2 क्लास कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बचा होना चाहिए आप लोग के में, और दिमाग एक्टिव रहना चाहिए और बैठे रहना चाहिए लास्ट तक। ठीक है, चलिए जो आपको बताया है, देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र में जो विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय माध्यम से होता है, चक्रीय माध्यम से ऐसे घूमते रहता है ना, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय। ऊर्जा पर एक दिशा में जाता है, लेकिन जो रासायनिक तत्वों का प्रवाह है वो चक्रीय जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। अब चलिए ऊर्जा वाले क्वेश्चन आ गए, गैर परंपरागत कौन सा है, पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, केंद्रों से प्राप्त विद्युत। तो बताना है आपको गैर परंपरागत ऊर्जा, तो आपको पता है कि गैर परंपरागत जो ख़त्म नहीं होगा कौन सा है, सौर विकिरण। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन सा होता है, सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, बताना है आपको अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, जल का, खनिज का, वायु का, ऊर्जा का। तो बताइए जल्दी, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिजों का। याद रखेंगे, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, खनिजों का। ठीक है, बताएंगे ना, थक जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल कर लेंगे। और खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर और शोषण स्तर। तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कम से कम 150 क्वेश्चन प्लस हो चुके हैं ना। चलिए बताइएगा, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाता है, जो प्रत्येक कड़ी रहता है खाद्य श्रृंखला का, तो वो कहलाता है आपका पोषण स्तर। ठीक है, अलग अलग पोषण स्तर रहता है ना, खाद्य श्रृंखला पोषण स्तरों से मिलकर बनता है, तो खाद्य श्रृंखला की जो कड़ी होती है वो क्या कहलाती है, पोषण स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा से पीडीएफ के थ्रू बनाया गया है, क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, ताकि आप लोग के लिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए, आपका माइंड एकदम शार्प लेवल पे आ जाए कि बार बार कैसे आंसर को निकालना रहता है, कैसे कट करना रहता है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं, तो हरे पादप किस में रहता है, सबसे प्रारंभ में रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ये आएगा।
चलिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा ये पेज, सुनते जाइए, जल्दी इस पेज को निपटाते हैं। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने की निश्चित पोषण के क्रम को क्या बोलते हैं? तो क्रम क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चलिए बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जीवों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र के द्वारा, औषधि चक्र के द्वारा, खाद्य श्रृंखला के द्वारा, जंतु श्रृंखला के द्वारा। तो आपको बताना है जो ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो आपको पता है खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। ठीक है, 10% का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या होता है? जब 2-3 खाद्य श्रृंखला एक साथ मिल जाता है तो क्या बनता है, ये पूछ रहा है। खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम, खाद्य वृक्ष, मतलब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला एक साथ मिलकर क्या बनाता है, ये पूछ रहा है। तो क्या बनाता है? आपको पता है खाद्य जाल बनाता है। बहुत सारे खाद्य श्रृंखला एक साथ मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करता है। क्वेश्चन वही है, सब आपको पता है, बस आपको फॉर्मेट देखना है। बार बार अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के जो अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? आप लोग देखें पहले उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, वैसे लास्ट में कौन होते हैं? अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। तो कौन होते हैं जी, बताइए कौन होते हैं? तो आपको पता है अपघटक होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपघटक। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन है? सबसे कमजोर कड़ी किसको बोला जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता को, उत्पादक को, द्वितीय उपभोक्ता को, सर्वोच्च उपभोक्ता को। तो आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है। तो कौन होता है खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी? जल्दी बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। चलेगा आगे बढ़ते हैं। ओरण किसे कहते हैं? चलेगा, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। ओरण, ओरण शब्द याद रखिएगा, नया शब्द है, नया क्वेश्चन है। ओरण, ओरण शब्द किसे कहते हैं? पवित्र पादप को, पवित्र जंतु को, पवित्र पर्वत को, पवित्र वन को ओरण किसे कहा जाता है? जल्दी आंसर करेंगे। तो किसको बोलते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, पवित्र वन को। जो पवित्र वन होता है उसको ओरण शब्द कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट। तो क्षारीय मिट्टी में जो पौधे उसको क्या बोलते हैं? अगर आप लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर लाइव नहीं देख रहे हो बाद में देख रहे होंगे 2x स्पीड में देख सकते हैं आप। ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि आपका जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए क्षारीय मृदा वाले में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जल्दी आंसर करेंगे। तो क्षारीय मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हेलोफाइटा। याद रखेंगे, हेलो। क्षारीय मृदा में जो उगने वाले पौधे उसको हेलोफाइटा बोलते हैं, हेलोफाइटा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएंगे, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, सिंगापुर प्रोटोकॉल। तो बताना है आपको विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? जो जैव विविधता आपका 2002 में हुआ था ना, तो आपको बताना है उससे संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल आया था जैव विविधता संबंधित। तो कौन सा आया था? तो आपको ऑप्शन नंबर ए, नागोया प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कौन सा है? तो नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलेगा 10:30 तक कर लेते हैं, फिर अगला करेंगे क्योंकि पहला दिन है आज। अंतिम तक आप लोग संख्या कम होते जा रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं थक जा रहे लग रहा है। पढ़ाने में मैं नहीं थक रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुनते सुनते थक जाने लग रहा है। ठीक है, चलिए, भारत की संकटाग्रस्त प्रजाति पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो पौधों की कौन सी जाति है जो संकटाग्रस्त है? आम, शीशम, सागौन, चंदन। चलिए बताएंगे। तो भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन आता है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जिसका तस्करी होता है कौन सा है? चंदन है। तस्करी होता है ना चंदन का, बार बार इसको पकड़ा जाता है वनों के द्वारा, जो वन में जो संरक्षक रहते हैं, पुलिस रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंदन को। चंदन जो पौधा है उसको भारत की संकटग्रस्त पादपों की जाति में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं 5-10 मिनट, फिर आगे करेंगे। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं?
जो पश्चिमी घाट में जो सदाबहार वन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अरण्यक, शोला, टेगा, सेल्वा। जल्दी बताएंगे, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जी इसको? तो ऑप्शन नंबर बी शोला। याद रखेंगे, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को शोला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो वनस्पति पेड़ पौधे हो गए, जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट में, अरावली में, पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है बताइए? कहाँ पाई जाती है आपको पता है? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? लवणों की वृद्धि के द्वारा, औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा, जलीय जंतुओं के शरीर से नष्ट होने के द्वारा, जलीय जंतु जो शरीर होता है नष्ट होता है उससे, वर्षा द्वारा। तो जल प्रदूषण किससे होता है ये बताना है आपको। चलिए बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चैनल को लाइक करके रखिएगा, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं पूरे हर सब्जेक्ट के, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट ना अपलोड है सभी। चलिए, जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। तो कांजीरंगा कहाँ है आपको पता है? कहाँ है जी, बताइए जल्दी बताइए। तो आपको पता है असम में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो जलवायु परिवर्तन आपको पता है हो रहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रहा है जलवायु परिवर्तन, वर्षा की कमी के कारण, परमाणु हथियारों के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो आपको बताना है विश्व जलवायु परिवर्तन किसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? जल्दी बताएंगे तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। तो विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, यही मेन है विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। तो कौन सा है वायुमंडलीय प्रदूषक? तो आपको पता है वायुमंडल कौन प्रदूषित करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए यहीं तक करें क्या आज के लिए? 30 पेज तक पहुँचे, 56 पेज का टारगेट था। ठीक है, तो आज यहीं तक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। थोड़ा सा समस्या आपको हो रहा होगा, लंबा समय से हम लोग बैठे हैं, 1.5 घंटे हो गए। ठीक है, मैराथन क्लास था, लगभग 4-5 घंटे का टारगेट लिए थे, लेकिन नेक्स्ट करेंगे, आज पहला क्लास था तो यहीं तक रखते हैं, आगे यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक और हो जाएगा पर्यावरण का, फिर और हो जाएगा सभी चैप्टर। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और आपके आसपास जितने लोग भी होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों की टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़िए, इसमें आपका ही बेनिफिट है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा आपका प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, उतना ही बेनिफिट आपको होगा। आपके बैच में लगभग 500-700 लोग रहेंगे तो उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, जितने आपके परिचित के 4-5 लोग होंगे तो उसी से ही तुलना करके आपका आगे बढ़ेगा। ये चीज़ समझने की कोशिश क्या करें। आप लोग बाकी लोग का रैंक देखते हैं तो उनका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आस पास परिचित वालों का रैंक देखेंगे, उसका आया है 13 रैंक, मेरा आया है 10 रैंक, तो मेरा अच्छा तैयारी है, या मेरे दोस्त का 8वां रैंक तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो और मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने परिचित घर परिवार में जितने लोग सभी का रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई ज़्यादा फीस हम लोग का है ही नहीं, 600-700 रुपये पूरा आपका जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए है। इतना तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जाके दे दिए होंगे, डीएड बीएड में ऐसे ही फेंक देते होंगे, फेयरवेल मनाए होंगे वहाँ जमा कर देते होंगे। तो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। 690 है, 790 है, 1290 है। जिन लोग भी नहीं जुड़े होंगे, आपके आसपास जितने लोग होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, आज ही जोड़वा दीजिएगा। 75, 83, 86, 44, 61 अभी हमारा 500 क्वेश्चन वाला सीरीज लगातार चलेगा। हर सब्जेक्ट ऐसे ही हम लोग करेंगे, ताकि इतना आपका दिमाग एक्टिव हो जाए कि आप ऑप्शन देखते हैं तुरंत चुटकी बजाते हैं, सही आंसर लेने लगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, और देख लीजिएगा जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपके आस पास परिचित, उनको भेज दीजिएगा। हमारा नंबर है 75, 83, 86, 44, 61। चलेगा।